नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केदार घाटी में चोराबाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर हुआ हिमस्खलन। एक सप्ताह में दूसरी घटना आई सामने। लगातार हेलीकॉप्टरों की उड़ान की वजह से भी माना जा रहा है ये हिमस्खलन। उत्तराखंड की डेमोग्राफी खराब करने की हो रही है कोशिश, बोले मुख्यमंत्री। अब सख्ती से होगा सत्यापन। उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों का दौरा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने दी जानकारी। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर आस्था से हो रहा खिलवाड़। लगातार पकड़े जा रहे शराब तस्कर। अब तक जब्त की जा चुकी है 728 बोतल शराब की। आयोग के अध्यक्ष पद से डॉक्टर राकेश कुमार के अचानक इस्तीफे से सब हैं हैरान। लग सकता है भर्ती अभियान को झटका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के मूल स्वरूप और डेमोग्राफी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसे देखते हुए सख्त निर्देश दिए गए। जो भी प्रदेश में बाहर से काम करने आएगा उसे पहले अपना सत्यापन करना होगा। वहीं जमीन खरीदने के लिए भी सत्यापन प्रक्रिया जरूरी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद बढ़ाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। प्रदेश में जनसंख्या अनियंत्रण की स्थिति देखने को मिल रही है। राज्य में संदिग्ध लोग हैं जो यहाँ की शांति को भंग कर रहे हैं। उनके क्राइम रिकॉर्ड की जानकारी नहीं है, इसलिए पुलिस को चेकिंग और सत्यापन अभियान चलाने के लिए कहा गया है। धार्मिक और पर्यटन नगरी जोशीमठ से 11 किलोमीटर पहले निर्माणाधीन हेलंग मारवाड़ी बाईपास के खिलाफ अब जोशीमठ के व्यापारी भी मुखर हो गए। जोशीमठ में व्यापारियों ने राजकीय इंटर कॉलेज तिराहा से रोपवे तिराहा तक जुलूस निकालकर सरकार को चिताया कि यदि इस बाईपास का निर्माण बंद नहीं किया गया तो व्यापारी एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि जनवरी महीने में जोशीमठ नगर क्षेत्र में भारी भूतसा हुआ था, जिसके बाद से हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनना शुरू हो गया था। वहीं जोशीमठ के व्यापारियों का कहना है कि अगर ये बाईपास बन जाता है तो जोशीमठ के होटल पूरी तरह से ठप हो जाएंगे। अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के व्यवसाय भी प्रभावित होंगे। व्यापार संघ अध्यक्ष नैनी भंडारी ने बताया कि सभी व्यापारी बाईपास के खिलाफ हैं और जल्द रणनीति बनाकर आंदोलन को शुरू किया जाएगा। गढ़वाल लोकसभा का व्यापारी सम्मेलन हमारा श्रीनगर में संपन्न हुआ, जिसमें हमारे पूरी लोकसभा के व्यापारी उपस्थित थे। वहां पर मैंने जोशीमठ के विषय में आवाज उठाई कि हेलंग मारवाड़ी बाईपास बन रहा है। हम बाईपास के बिल्कुल विरोधी नहीं है, बाईपास का समर्थक है, किंतु 15 किलोमीटर से जो बन रहा है वो जोशीमठ के पर्यटन को, जोशीमठ के ऐतिहासिक महत्व को और आदिगुरु शंकराचार्य जी की अपने 32 वर्ष के जीवन काल में जो 5 वर्ष स्पेशल उन्होंने जोशीमठ ज्योतिर्मठ को दिए थे, इसका हम सबको नुकसान भी होगा। इसलिए हमने ये आज रैली निकाली कि जोशीमठ बाईपास बनाओ। हमारे पास 3 ऑप्शन है। हम बाईपास के लिए जगह देने को तैयार हैं, और बनाओ तो जोशीमठ से बनाओ। वर्तमान में हेलंग से जोशीमठ तक सड़क चौड़ी हो गई। दूसरे छोर जोशीमठ से मारवाड़ी तक चौड़ीकरण के टेंडर हो चुके हैं। बीच में केवल 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है वही हमें चौड़ा करना है, और वो भी चौड़ा है ही है। 1-1.5 मीटर अगर वो कट जाता है तो हमारी सारी समस्याओं का समापन हो जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठान में 550-600 दुकानदार रजिस्टर्ड है, और आज संपूर्ण तरह से सबके सब व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। हेलंग मारवाड़ी बाईपास का हम लोग विरोध कर रहे हैं और बहुत सालों से करते आए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी बातें नहीं सुनी। हम लोगों को जो है सरकार एक तरफ से बेरोजगार करने पे लगी हुई है, क्योंकि जोशीमठ का व्यापार टूरिज्म पे निर्धारित है। अगर यहाँ टूरिस्ट ही नहीं आएगा तो व्यापारी करेगा क्या? व्यापारी के सामने भूखे मरने की नौबत आ गई है, और हम ये चाह रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली, भगवान नरसिंह जी की भूमि और पैनखंडा माता की भूमि है ये, और इस भूमि से जो है सरकार अलग से हटके हेलंग 13 किलोमीटर आगे से बाईपास बना रही है, क्योंकि भारत में मेरे ख्याल से कहीं भी 13 किलोमीटर दूर से बाईपास नहीं है। बाईपास का मतलब होता है आप 1-1.5 किलोमीटर आगे से बाईपास बना के ले जाएं, वो हमको मंजूर है, लेकिन 13 किलोमीटर दूर से अगर आप बाईपास बना के ले जा रहे हैं तो ये हमें कतई मंजूर नहीं है। इन दिनों जहां एक तरफ पूरे प्रदेश में हिंदू मुस्लिम समुदायों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, जगह जगह माहौल बिगड़े हुए हैं, वहीं एक सुखद खबर कानपुर से सामने आई है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की एक नई मिसाल कायम हुई है। आपको बता दें कि रविवार को कानपुर के विधायक उमेश कुमार ने 62 निर्धन कन्याओं का विवाह कार्यक्रम किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की 62 कन्याओं का विवाह करवाया गया। विधायक उमेश कुमार समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। रविवार को हुए इस कार्यक्रम में अलग अलग धर्मों के 25,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। ये दृश्य इतना खूबसूरत था कि एक तरफ मुफ्ती साहब निकाह पढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे। वहीं उमेश कुमार का कहना है कि भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे और अक्टूबर में उनका लक्ष्य 101 गरीब कन्याओं का विवाह करने का है।
मुस्लिम कन्याएं हैं, सर्वधर्म हर बिरादरी की कन्याएं हैं और पूरे हरिद्वार जनपद से हैं। मैं पूरी टीम को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि लगभग 25,000 लोग इसमें आज शरीक हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की इससे बड़ी मिसाल कोई हो नहीं सकती। पंडित विवाह करा रहे हैं तो मुस्लिम आशीर्वाद दे रहे हैं, मुफ्ती साहब निकाह करा रहे हैं तो हिंदू आशीर्वाद दे रहे हैं और हर धर्म का व्यक्ति आज खाने के पंडाल में इस भरी धूप में, भरी गर्मी में अपने हाथ से मोहब्बत परोस रहा है। गरीब महिला मेरे पास एक दिन आई, मुझसे बोली कि विधायक जी मैं विधवा हूँ और मेरी बेटी शादी लायक हो गई, मैं चाहती हूँ कि मुझे आप कहीं से 2 लाख रुपए कर्जा दिला दें तो मैं उसको ब्याज पे मुझे दिला दें, मैं उसका विवाह कराना चाहते। मैंने कहा 2 लाख का 4,000 रुपये महीने का ब्याज आप कैसे चुकाएंगे? बोली मैं एक नौकरी करती हूँ। कितनी तनख्वाह मिलती है? बोली 7,000 5,000 कोई ऐसे घरों में काम करती हूँ। तो मैंने कहा ये तो सारा पैसा आप सिर्फ मूल तो आप चुका ही नहीं पाएंगे ब्याज में। कह रही मेरा घर है वो मैं बेच दूँगी। तो उस दिन मुझे लगा कि यार ऐसे पता नहीं कितनी महिलाएँ होंगी जिनकी बेटियाँ शादियों लायक हो गई होंगी। उस दिन मैंने ठाना कि हरिद्वार जनपद में कोई भी ऐसी कन्या नहीं रहेगी जिसका विवाह उसके माँ बाप मजबूरी और लाचारी के कारण ना करा सके। 101 कन्याओं का विवाह हम अक्टूबर-नवंबर में कराएंगे। उसके पंजीकरण हमने आज से खोल दिए हैं। आपके चैनल, आपके टीवी के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप ऐसी किसी भी कन्या को जानते हैं जिसके माता पिता नहीं हैं या अपाहिज हैं या पिता नहीं है, पिता अपाहिज हैं, तो उनका पंजीकरण आप हमारे कार्यालय में कराइए, उनका विवाह हम कराएंगे। अब खबर मुंशियारी से है, जहां विकासखंड में जोहार सांस्कृतिक संगठन पिथौरागढ़ द्वारा प्रायोजित 2 दिवसीय मेसर कुंड में सफाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम के पहले और दूसरे दिन उत्साह के साथ सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुंड की सफाई के साथ अमृत सरोवर के निर्माण में भी श्रमदान किया। इस क्षेत्र में 50 बुरांस के पौधों का रोपण भी किया गया। अभियान के पहले दिन कुंड की सफाई की। मेसर कुंड क्षेत्र में विकासखंड द्वारा ग्राम पंचायत सरमोली के माध्यम से एक अमृत सरोवर बनाया जा रहा है। अभियान के 247 सदस्यों ने सरोवर के निर्माण में श्रमदान किया। अब खबर मसूरी से है, जहां बांग्लादेश से मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में ट्रेनिंग के लिए आए 45 अधिकारियों में से एक अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बांग्लादेश से 45 अधिकारियों का एक दल रविवार को मसूरी के लाल टिब्बा धनौल्टी घूमने गया था, जिसमें 36 वर्षीय एमडी आलामेन की धनौल्टी के पास वापस आते हुए अचानक रास्ते में तबियत खराब हो गई, जिन्हें उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एमडी आलामेन की अचानक मौत की खबर के बाद सभी अधिकारियों में शोक दौड़ गया है। मसूरी पुलिस और स्थानीय प्रशासन द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। पुलिस द्वारा सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सभी लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच की जा रही है। श्री मोहम्मद अलामीन हैं, बांग्लादेश के नागरिक हैं। वहाँ पे एसडीएम साहब हैं। यहाँ पे आए थे ट्रेनिंग के लिए आईएएस अकेडमी में। हमारे पास जब लाए तो ब्रॉट इन डेड कंडीशन में थे। पुलिस इन्फॉर्मेशन भेज दिया, बाकी पोस्टमार्टम के बाद ही कॉज ऑफ डेथ के बारे में। कई ऑफिसर्स की भी तबीयत खराब देखी जा रही है, लूज मोशन या क्या मानते हैं? आजकल थोड़ा सीजन चल रहा है, खाने पीने में थोड़ा सा हो जाता है, बट उनकी मेडिसिन हमने उनको दे दी जितने हमारे पास आए हैं। बाकी तो सारे ऑफिसर नॉर्मल हैं सब? हाँ, वैसे कोई सीरियस और नहीं है। सरस्वती शिशु मंदिर मुंशियारी में पुरातन छात्रों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में सैकड़ों पूर्व छात्र, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बैंक मैनेजर, अनेकों अधिकारी और कर्मचारी और व्यवसायी शामिल हुए। विद्यालय में आकर सभी पूर्व छात्र एक बार फिर अपने बचपन के दिनों को याद करने लगे। पूर्व छात्रों ने स्वयं के प्रयासों से विद्यालय में हाईटेक शौचालय बनाने के लिए भी कहा। विद्यालय के प्रधानाचार्य बंशीधर जोशी ने सभी का आभार भी व्यक्त किया। अब खबर खानपुर से है, जहां खानपुर के विधायक उमेश कुमार को एक युवक द्वारा धमकी देने का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक नितिन कट्टा नाम का युवक खुद को लक्सर मुंडा खेड़ा का बता रहा है। उसने वीडियो में विधायक उमेश कुमार को खुलेआम गाली गलौज देकर जान से मारने की धमकी दी है। वीडियो का संज्ञान लेने के बाद विधायक उमेश कुमार ने कोतवाली में लिखित शिकायत देकर युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की बात कही है। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने तुरंत मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व में भी विधायक उमेश कुमार को सोशल मीडिया के जरिए अभद्र शब्दों, गाली गलौज और जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। जय श्री राम। मैं भाई तारा नितिन कट्टा। भाई अगर गुज्जर के खिलाफ बोल लगा ना उमेश, तो तेरे घर का नाश कर दिया जाएगा। मुंडा खेड़ा गाँव में बचा, तू कोड्डे के रास्ते में मेरे पे याद कर, बचा या नहीं बचा। अरे भाई सोनू मावी को अगर कुछ कहेगा तो खुल कहा मैदान में, वो क्यों नहीं आता फिर वहाँ से रुड़गी क्यों नहीं आता, पीछे पीछे भोंग के चले गए। तपोभूमि का रहने वाला अगर उसके खिलाफ कुछ बोल दिया ना, चाहे तोप ले, ठीक है, ठीक है, याद कर लिए। मुंडा खेड़ा गांव कोड्डे वाला रास्ता पुल के नीचे जब तू मीटिंग कर रहा था, याद कर। बस तो समझा रहे हम, अपना समझ जा। मैं तेरे पे जल्दी वो कार्रवाई करूँगा,
कोई टेम नहीं जा रहा तेरा, टेम ठाओ फिर रहा तेरा। प्रणव चैंपियन गुज्जर की शान रहेगा। और सोनू गुज्जर मावी मीरकपुर तपोभूमि का रहने वाला, अगर उसके खिलाफ कुछ बोल देना चाहे तोप ले आइए, ठीक है। अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला के कालू सिद्ध मंदिर में रविवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल भंडारे और अनुष्ठान का आयोजन किया गया है, जिसमें भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ी रही। सुबह से ही मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन लगी रही। भारी संख्या में भक्तों ने कालू सिद्ध बाबा की दर्शन करके भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। मंदिर के पुजारी ने बताया कि विष्णु भगवान के अवतार भगवान दत्तात्रेय ने अपने 84 शिष्य बनाए थे, जिनमें 4 शिष्य लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, मांडू सिद्ध और मानक सिद्ध उत्तराखंड में है। हर वर्ष यहाँ पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया जाता है। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई है कि उन्होंने सुंदर आयोजन किया है। और कालू सिद्ध भगवान का यहाँ पर हम वार्षिक रूप से हर बार यहाँ पर मान्यता है और उसके कारण यहाँ पर हमेशा अनुष्ठान होता है। और आप देख भी रहे होंगे किस प्रकार से जनसमूह जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा है। भगवान दत्तात्रेय ने समाज के हितों के लिए अपने 84 शिष्यों के निर्माण किया था। उनमें से 4 सिद्ध अपने देहरादून में हैं, इन्हें सिद्धों के नाम से जाना जाता है। और उन 4 सिद्धों में से एक अपने कालू सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध भी हैं, माणु सिद्ध, मानक सिद्ध हैं, और एक कालू सिद्ध बाबा हमारे कालू वाला के क्षेत्रपाल, जो यहाँ के मान्यता है यहाँ के लोगों की, और इसलिए आज यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। का नाम सुना है, विष्णु भगवान जी का अवतार हुए हैं। भगवान दत्तात्रेय जी ने अपने 84 शिष्य बनाए, जिसमें से आपके 4 शिष्य देहरादून में हैं, कालू सिद्ध बाबा, लक्ष्मण सिद्ध बाबा, मानक सिद्ध बाबा, माणु सिद्ध बाबा। हर साल जून के दूसरे रविवार को श्री श्री कालू सिद्ध बाबा जी के प्रांगण में वार्षिक भंडारा या वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है। इसमें बड़ी दूर दराज से दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हर राज्य के लोग यहाँ पर बाबा श्री कालू सिद्ध बाबा जी पर माथा टेकने आते हैं। श्री एक दिन पहले रामायण का पाठ होता है। रामायण सुबह शनिवार को 7 बजे स्टार्ट हो जाती है। इतवार को रामायण समापन होने के बाद बाबा जी का भंडारा का आयोजन किया जाता है। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां न्यू त्रिवेणी कॉलोनी चंद्रभागा निवासी रेखा साहनी ने चंद्रभागा निवासी 6 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और उनके कपड़े फाड़ने और ब्लेड से मारने और उनके बेटे का सर फोड़ने की शिकायत कोतवाली में दर्ज करवाई है। रेखा साहनी ने कोतवाली ऋषिकेश पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बीती 10 तारीख को देर रात उनका बेटा ध्रुव एक शादी समारोह से लौट रहा था। इसी दौरान अभिषेक आया और उसके बेटे पर डीजल डाल दिया। वहीं उन्होंने किसी तरह से अपने बेटे को बचाया। रेखा साहनी ने बताया कि रात लगभग 12:30 बजे अभिषेक, छुट्टन, कन्हैया, टेम्पो और सभासद पति कृष्णा मंडल और मानू उनके घर पे आए और कपड़े उतारकर जबरन घुस गए। वहीं उन्होंने उनके भांजे के सिर पर नुकीला पत्थर मारकर सिर भी फोड़ दिया। पीड़ित महिला रेखा साहनी ने न्याय की गुहार लगाई है। मेरा नाम रेखा साहनी है और बार बार ये मेरे घर में आते हैं और मेरे को मारते हैं। घर में घुस के डीजल डाला, ब्लेड मार रखा पूरे गले पे, और घर में नंगा होकर अधमरी होकर घुसते। राजू शर्मा है, किशन मंडल है, और कन्हैया है, छुट्टन है और अभिषेक है, और ये पार्षद है। शुरू से ही हम लोगों को मारता है। मारने का कारण क्या है? मारने का कारण बच्चे को, छोटे वाले बच्चे को ऊपर मारा इन्होंने, ठीक है। हम गए तो हमें मारने लगा और इसके ऊपर पेट्रोल डाल दिया और पूछा तो दोबारा घर में घुस गया। बिना कपड़े के घुस रखे ये लोग, घर का दरवाजा भी सब तोड़ रखा है लोगों ने। और छोटे से बच्चे को ये देखो गला मेरा, ये देखो ब्लेड मार रखा। और ये लोग हर बार करते हैं, पहले भी इन्होंने मेरे को ऐसे मारा और इनके खिलाफ पहले भी मुकदमा हो रखा मेरे से। पहले भी मैंने अभी पुलिस ने क्या किया? पुलिस के पास गई थी रात को मैं, और तब ये लोगों ने बोला जाओ मेडिकल करा के लाओ, तब हम FIR दर्ज करेंगे। उन्होंने कुछ नहीं करा। रात को पुलिस गई थी चीता, वो वापस भाग आई, उन्होंने कुछ नहीं करा। अब खबर रामनगर से है, जहां गरीब इंसान अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और कम फीस के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजते हैं, लेकिन स्कूलों की हालत देखकर अभिभावक चिंतित रहते हैं और प्राइवेट स्कूलों के मनमाने फीस के चलते उन्हें वहां नहीं भेज सकते। लेकिन अब सरकार और शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में और भी बेहतर सुविधा देने और जर्जर हो चुके स्कूल भवनों का पुनर्निर्माण करने का कार्य का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रविवार को तहसीलदार विपिन चंद पंत ने शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में 131 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें डी श्रेणी में 14 स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों के भवन बुरी तरह से जर्जर हो चुके हैं और ऐसे स्कूलों का पुनर्निर्माण और अन्य स्कूलों में रिपेयरिंग और मरम्मत का कार्य जल्दी शुरू किया जाएगा। अभी शिक्षा विभाग के द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जो सूची मिली है, उसमें लगभग 130 विद्यालयों की हमें लिस्ट मिली है, जिसमें 4 कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया गया है, कैटेगरी A, B, C और D में। और जो स्कूल यहाँ पर जो इस समय जो आपदा के दृष्टिगत भी जो डिलेपिडेटेड कंडीशन में है जो बहुत ज़्यादा, तो उनका जो है फिज़िकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है मेरे और खंड शिक्षा अधिकारी रामनगर के द्वारा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हम लोग जो है आज लगभग 14 विद्यालयों का संयुक्त निरीक्षण करेंगे और कुछ विद्यालयों जो डिलेपिडेटेड कंडीशंस में थे उनकी डिसमेंटलिंग
की भी जो है परमिशन वो ली जा चुकी है शिक्षा विभाग के द्वारा, और उनका रिपेयर और उनका जो पुनर्निर्माण हेतु जो है ये कार्रवाई चल रही है। अब खबर पिथौरागढ़ के धारचूला से है, जहां ब्लॉक सभागार धारचूला में रविवार को महिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में पहुंचे महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक हरीश धामी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा महिला, युवाओं और पार्टी के समर्पित लोगों को पूरा सम्मान देती है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के लिए ये संघर्ष का समय है। आगामी चुनाव में जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। उन्होंने लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जनता के हितों के लिए सड़कों पर संघर्ष करने का आह्वान किया। प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेले ने बीजेपी की डबल इंजन की सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताते हुए रोजगार, महिला सुरक्षा, महंगाई सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को जमकर कोसा। आरोप भी लगाती है और बातें करती है। सरकार अपनी उपलब्धियां बताई है। अभी आज ही मुझे पता चला कि जिन बेरोजगार युवाओं पर उन्होंने लाठीचार्ज किया था, उनको जेल में बंद किया था, उनको मुख्यमंत्री जी ने 1 महीने का आश्वासन दिया था, और वो बच्चे आज फिर गांधी पार्क में अपने हक की लड़ाई लड़ने लग गए। आप बताइए, महंगाई से लेके, बेरोजगारी से लेके, महिला सुरक्षा से लेके हर क्षेत्र में तो बीजेपी विफल है। कोई काम वो कर नहीं पा रही, और जहां उनको अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, वो वहां अंकिता भंडारी वाले मामले जैसे मामले में या साक्षी पहलवान जैसे मामले में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी बातें करने में बहुत आगे है, लेकिन जहां उनको अपने लोगों के लिए, जनता के लिए काम करने की बात है, जिस जनता से सरकार चुनी गई है, उनके मुद्दों पे बीजेपी कहीं भी बात करने को तैयार नहीं है। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में देर शाम को मसूरी देहरादून कोल्लूखेत पानी बैंड के पास एक चलती कार में अचानक आग लगी, जिसमें सवार 3 महिला, 2 पुरुष और 4 बच्चे बाल बाल बच गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची और कार में लगी आग को बड़ी मुश्किल से काबू में पाया गया, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो गई थी। कार के स्वामी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि मसूरी घूमने के बाद वो वापस अपने परिवार के साथ सहारनपुर की ओर जा रहे थे। अचानक कार के बोनट में आग लग गई, जिसके बाद उन्होंने कार सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और कार में लगी आग काफी तेज हो गई, जिसके बाद कार एकाएक जलकर खाक हो गई। सीमांत क्षेत्र विकासखंड मुनस्यारी के तला जोहार मल्ला समकोट गांव में पानी की भारी किल्लत होने की खबर सामने आ रही है। गांव वाले खुआ गार्ड से पिकअप वाहन से पानी ढो रहे हैं, जो गांव से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है। समकोट गांव के महेश पवार ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल लगने के बाद भी गाँव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इस संबंध में विधायक हरीश धामी से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से भेंट कर अवगत कराया जाएगा। शीघ्र ही समस्या का समाधान नहीं हुआ तो विधानसभा सदन में मल्ला समकोट पेयजल योजना के मामले को भी उठाया जाएगा। समकोट गांव में पिछले 1 सप्ताह से जो है पेयजल संकट गहराया है मल्ला समकोट में, और 3.5 किलोमीटर दूर जाकर के एक सुआ जो गधेरा है, वहां से लोग पानी लाने को मजबूर हैं, और वहां पे जानवर और आदमी साथ पानी पी रहे हैं। एक तरफ से सरकार कहती है कि जल मिशन के तहत हर घर जल, हर घर नल की बात कहती है, लेकिन आज सीमांत क्षेत्र जो हमारे गांव है, सबसे बड़ा ग्राम पंचायत समकोट है, वो गांव के पूरे लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और जानवर परेशान है। इसलिए हम सरकार से मांग करना चाहते हैं कि समकोट गांव में तत्काल पेयजल जो व्यवस्था है, पेयजल लाइन सुचारू रूप से चलाया जाए, नहीं तो हम उप जिलाधिकारी कार्यालय मुनस्यारी में जो है धरना प्रदर्शन करेंगे। अब खबर उधम सिंह नगर जिले के किच्छा से है, जहां मन में कुछ कर गुजरने की इच्छा हो तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। ये लाइन भारत से सिंगापुर की यात्रा पर निकले सिविल इंजीनियर आदित्य कुमार पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पेशे से सिविल इंजीनियर आदित्य कुमार ने यूपीएससी की तैयारी के दौरान देखा कि लोगों में मानवता और पर्यावरण के प्रति जागरूकता की काफी कमी है। तब 0 खर्च पर साइकिल से यात्रा शुरू की और देश के 17 राज्यों को पैदल और साइकिल से लगभग 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर लोगों को पर्यावरण और मानवता के प्रति जागरूक किया है। उन्होंने 15 मार्च 2023 से भारत से सिंगापुर की यात्रा दिल्ली से शुरू की थी। दिल्ली होते हुए हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड पहुंच गए। यहां से नेपाल होते हुए इंडोनेशिया तक जाएंगे और वहां से वापस आकर सिंगापुर में अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। जब मैं जॉब कर रहा था तभी मैंने देखा कि लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी की कमी होती जा रही है, एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस की कमी होती जा रही है। तब मैंने अपने दोस्तों से बात किया तो उन्होंने बोला कि हमारा काम नहीं है। तब मैंने सोचा क्यों ना ये मैं खुद से शुरुआत करूँ और पूरे इंडिया का भ्रमण करूँ। तो मैं अपनी साइकिल लिया एक ही दिन पहले और पूरे भारत वर्ष में घूमने के लिए निकल पड़ा, और घूमते घूमते अभी मैंने पूरा इंडिया किया है 20,000 प्लस किलोमीटर। और सेकेंड राइड स्टार्ट की मैंने इंडिया टू सिंगापुर, जिसमें कि मैं ये हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल होते हुए उत्तराखंड आया, और यहाँ से होते हुए मैं नेपाल की तरफ जाऊँगा। नेपाल से भी नॉर्थ मणिपुर जाके म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। ये यात्रा का उद्देश्य है ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना और एनवायरनमेंट को सेव करना, साथ ही साथ अपने इंडिया का आर्ट एंड कल्चर।
अब खबर पौड़ी से है, जहां पौड़ी जिले के राठ क्षेत्र में ग्राम दौला में एक 24 वर्षीय नीरज नौटियाल का शव 7 जून को जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में एक पेड़ से लटका मिला था। पुलिस के मुताबिक प्रथम दृष्टया लड़के ने सुसाइड किया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। युवक के परिजनों के मुताबिक वो सुबह घर से जंगल काफल खाने के लिए निकला था। वहीं अब पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। मृतक के परिजनों का कहना है कि हमारे लड़के को जबरदस्ती सुसाइड के लिए उकसाया गया है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसके साथ मारपीट भी की गई थी, जिसके बाद वो सहमा हुआ था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया है। मृतक के परिजनों का कहना है कि उन अज्ञात के विरुद्ध पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई है। नमस्कार, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हरीश पंत। जैसे कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 7 जून को हमारे राठ क्षेत्र के दौला गांव में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी, जहां की एक 24 वर्षीय नीरज नौटियाल ने सुसाइड किया था। आज मैं इसी केस को लेकर अपने शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा कि इस केस को गंभीरता से लें। जैसे कि आज मैंने नीरज के पिता श्री आनंदमणि नौटियाल जी से बात की, तो उनका यही कहना है कि हमारे बच्चे को किसी ने जानबूझकर उकसाया गया था। नीरज के पिता का यह कहना है कि बीते 5 तारीख को वह पैठानी बाजार ही रुका था और घर नहीं आया था। जब वो अगले दिन 6 तारीख को घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी का एक शीशा टूट रखा था। फिर उसके बाद वो घर आया और उसने बताया कि पापा ऐसा हो गया है, तो वो उसके बाद भी और ज़्यादा परेशान हो गया था। फिर उसके बाद दूसरे दिन 7 तारीख को वो अपने पापा को यह बोलकर कि मैं काफल लेने जा रहा हूँ जंगल और देर भी हो सकती है आने में, तो शाम तक उसके पापा इंतज़ार में ही रहे कि हमारा बेटा आएगा और काफल लेके आएगा। नीरज के पापा इंतज़ार में ही रहे, लेकिन नीरज देर रात तक भी नहीं आया था। उन्होंने फिर उसके बाद गांव वालों को बोला कि हमारा लड़का जंगल गया हुआ था लेकिन अभी तक आया नहीं, उसको ढूंढने जाना है। फिर उसके बाद गांव वाले भी जंगल गए नीरज को ढूंढने। देर रात में उन्होंने देखा कि नीरज का शव एक पेड़ में लटका हुआ मिला। उन्होंने उसको निकाला और करीबन 2 बज गए थे रात के। उसके बाद वो घर में लाए। देहरादून श्यामपुर ठाकुरपुर की रहने वाली शकुंतला देवी 5 जून से कहीं गायब हो गई हैं, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं चल पाया है। परिजन लगातार उनकी ढूंढ खोज कर रहे हैं। वहीं पुलिस रिपोर्ट सहित गुमशुदा की सभी कार्रवाई भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं चल पाया है। शकुंतला देवी के बेटे दीपक थापा ने पुलिस से अपील की है कि जल्दी वो इस मामले में कार्रवाई करें और गुमशुदा हो चुकी उनकी माता को ढूंढने का प्रयास करें। अभी तक की खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।